आलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है दोस्तों। कुछ चुनावी व्यस्तताओं के कारण आप जानते हैं कि मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में भी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आने लगा हूं। प्रिंट मीडिया में तो मैं 2 साल से था, जिसमें मेरे लेख और मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह आते रहे, कुछ लोगों तक शायद वो नज़र में आए हों। अब क्योंकि चुनाव खत्म हो गए हैं, एनालिसिस का काम थोड़ा सा अब थोड़ी सी उस पर शांति मिली है, तो हम लोग अब अपने परिचर्चा को, अपने पढ़ाई के प्रोसेस को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए अब हम लोग अपना जो टॉपिक शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हम लोगों को बात करना है फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकार की या मौलिक अधिकार की, इससे हम बात करते हैं। तो इसमें आर्टिकल नंबर 12 के विषय में हम जब बात करेंगे, आप जानते हैं कि मैं बेयर एक्ट बेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आ रहा हूं। मैं बेयर एक्ट ही पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं अपनी परिचर्चा को अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से आप तक लेकर के आऊंगा। तो आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? क्या कहता है? डिफिनीशन: इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट। आर्टिकल 12 में बताया क्या गया है कि सरकार क्या होगी? द Government and Parliament of India and the government and the legislature of each of the state and shall and all local or other authorities within the territory of India under the control of Government of India। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, भारत की सरकार, संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर या भीतर भारत सरकार के नियंत्रण अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। ये क्या है? चलिए इसको समझते हैं। इस स्टेट्स में क्या क्या आता है? पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसे बोलेंगे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ये राज्य के अंतर्गत आता है, तथा संसद, दूसरा है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, संसद, संसद भी जब डिफिनीशन ऑफ स्टेट दिया गया है उसमें पार्लियामेंट भी उसका हिस्सा है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारें, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, भारत की सरकार, संसद, राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार और राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, ये भी, और उसके साथ में all local or other authorities, all local or other authorities, अन्य सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी, local or other authorities within the territory of India, within the territory of India, within the territory of India or under the control of the government of India, or under the control of government of India।
भारत, अब ये क्या बताया गया है भारतीय पार्लियामेंट में, ये बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 12 में द डिफिनीशन ऑफ द स्टेट क्या है, राज्य क्या है। अब हम राज्य को यही याद करते, रटते नहीं, डोंट क्रैम, ओनली स्टडी एंड चिंतन, बस याद हो जाए, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, यूं फिंगर टिप्स में। कैसे? राज्य क्या है? चलिए, भारत की सरकार राज्य है। राज्य क्या है? भारत की पार्लियामेंट राज्य का एग्जाम्पल है। राज्य क्या है? जो राज्य की विधानसभाएं हैं, पार्लियामेंट है, सॉरी राज्य है। राज्य की सरकार क्या है? राज्य है। लोकल बॉडीज जो भारत के अंदर हो या भारत सरकार के अधीन हो, वो सारी लोकल बॉडीज भी मिला दी जाए, वो राज्य बन जाए आपके सामने। मैं वो आपको, ये आपकी सुविधा के लिए लिखा है, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यूं ही बता सकता हूं कि राज्य का क्या मतलब है। तो अगर मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है, कोई उसमें याद करने की जरूरत क्या है। भारत की संसद आप जानते ही हैं, भारत की जो सरकार है आप जानते ही हैं, राज्य की जो सरकार है आप जानते ही हैं, राज्य का विधानमंडल आप जानते ही हैं, लोकल बॉडीज आप जानते ही हैं, वो या जो भी गवर्नमेंट सरकार के अंतर्गत आती हैं वो सारी लोकल बॉडीज, इनको मिला दें सबको तो राज्य बन जाता है। क्या इसमें याद करना? आर्टिकल 12 में सब याद है। तो ऐसा नहीं है, अगर ढंग से पढ़ा जाए तो बहुत ज़्यादा आपको रटने की, क्रैम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस होगी, आपका काम चल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या जाना आर्टिकल नंबर 12 में? ये हमने जाना कि जो डिफिनीशन ऑफ द स्टेट है, व्हाट इज द स्टेट, यानी जब भी कभी बात आए क्या स्टेट की, क्या स्टेट? नेशन स्टेट। एक तो राष्ट्र राज्य होता है, एक राज्य एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए होता है। तो जो नेशन स्टेट है, राष्ट्र राज्य है, उस राष्ट्र राज्य में क्या होने जा रहा है, उसमें ये चीजें अगर आ रही हैं जो मैंने आपको अभी आपके सामने लिख के भी दिखाई हैं और बगैर आपको रटे हुए भी जो मुझे याद है मैंने वो भी बताया है। बाकी मुझे एग्जाम नहीं देना, बस आपको ये बता रहा हूं कि रट के भी, बगैर रटे भी आप तैयारी कर सकते हैं। जो लोग क्रैमिंग करने में कमजोर हैं वो अपने मस्तिष्क का वो हिस्सा प्रयोग करेंगे जो समझदारी को विकसित करे, समझ को बड़ा करे। समझ बड़ा करके भी, समझ कर भी चीजें याद की जा सकती। याद होने से मतलब है चाहे क्रैम करके याद करें या समझ को विकसित करके याद करें, आपका काम चलेगा। आर्टिकल नंबर 12 क्लियर हो गया? अब आते हैं आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है। 12 क्लियर? आर्टिकल नंबर 13 कहता है, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीजें एग्जैक्ट साफ दिखाई दे रही है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप उसे लिख भी सकते हैं नोट्स के रूप में, आपको हमेशा काम आ जाएंगे। बाकी ये बेयरएक्ट को बेस करके हैं, अगर आपको लगता है कि नोट्स नहीं बनाने तो देन आप बेयरएक्ट को लेकर के बैठिए इस क्लास के साथ में, आपको चीजें बिल्कुल समझ में आती चली जाएंगी। चलिए अब इसको हम रफ कर देते हैं आर्टिकल नंबर 12 को। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 13 की, वो है लॉज इनकंसिस्टेंट विद द डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्या कह रहे हैं? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल, आंग्ल भाषा में मेरा कमांड नहीं है, बट क्योंकि
आजकल ये भी होता है कि बच्चा ज़्यादातर आंग्ल भाषा में भी पढ़ता है उसे, तो इसलिए मैं उसे आंग्ल भाषा में या सेकेंड लैंग्वेज में लिख देता हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, यानी वो विधियाँ, इसको गौर से समझिएगा। आर्टिकल नंबर 13 बहुत बार यूज होता है, खासकर तब जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी मैटर को लेकर, फंडामेंटल राइट को लेकर के जब कहीं नहीं पाता, जब उसे लगता है कि कहाँ से वो निर्णय करे, तब वो फिर जो है आर्टिकल नंबर 13 को बेस करता है। इवन देन जो ट्रिपल तलाक वाली बात है वो भी आर्टिकल नंबर 13 को बेस करके, सुप्रीम कोर्ट में एक परिचर्चा चल रही थी ट्रिपल तलाक को लेकर के और एक किसी बिंदु को लेकर, और मैं उस बिंदु को, घटना को मैं भूल गया हूँ। तो मैं बार बार कह रहा था आर्टिकल नंबर 14 की लोग बात कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 21 की बात कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 25 की बात कर रहे हैं ट्रिपल तलाक में, लेकिन आर्टिकल नंबर 13 की बात नहीं आ रही। 13 ऐसा क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मनुष्य के नैसर्गिक नेचुरल विकास के लिए मिनिमम जितने अधिकारों की जरूरत होती है वो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहलाते हैं। यानी मनुष्य का व्यक्तित्व जिस तरह से विकसित होना चाहिए, उस व्यक्तित्व के विकास में जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जिन जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है, वो सारे अधिकार फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार कहलाते हैं। फंडामेंटल है, मिलना ही चाहिए मनुष्य होने के नाते। यूएन में भी इसी तरह के राइट्स मिले हैं जहां पूरे मनुष्यत्व की बात के लिए कहा गया है। भारत उससे इंस्पायर होता है और भारत अपने भारतीयों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए कुछ अधिकार तो विदेशी नागरिकों के लिए भी उसने रखा है कि मनुष्य होने के नाते उसका फंडामेंटल राइट है। तो कुछ राइट्स इंटरनेशनल लॉ से मिलते जुलते हैं जो भारत के फंडामेंटल राइट में है। इन्हें कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशी भी अगर भारत में आता है तो उसे वो अधिकार प्रदान किए जाएंगे। जब आगे पर चर्चा चलेगी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो भारत में फंडामेंटल राइट्स में, जो आर्टिकल नंबर 14 से 32 के अंदर मिले हैं, उसमें केवल भारतीयों के लिए मिले हैं, और कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारतीयों के लिए तो मिले हैं, विदेशियों के लिए भी मिले हैं। तो इसलिए आगे की परिचर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगले वीडियोस तक भी उम्मीद करते हैं आप लोग कंटिन्यूअस रहेंगे और चीज़ों को हम लोग फंडामेंटल राइट को एंजॉय करेंगे। ऑनलाइन में भी मैंने ये तय कर रखा है कि मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे ऑफलाइन में, आराम से, भले ही 60 लेक्चर की जगह मुझे 70 लेक्चर्स करने पड़े, वो मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन क्लास को क्वालिटीफुल रखूंगा, जिससे एक बार अगर आप मेरे टॉपिक को, फंडामेंटल राइट्स को अगर पढ़ें या कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को गेन करें तो फिर आपको कभी दोबारा उसमें परेशान न होना पड़े। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रदत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों के असंगत है। यदि फिर समझो, मूल अधिकारों से जो भी चीजें अगेंस्ट जाती हैं, laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights, जो नियम फंडामेंटल राइट के साथ सामंजस्य नहीं बनाते हैं, कंसिस्टेंस नहीं क्रिएट करते हैं, वो नियम, वो कानून क्या होंगे? शून्य की मात्रा तक शून्य होंगे। शून्य, जीरो, सीधे लिखा है, इट्स जीरो। क्या करें? ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन in so far as they are inconsistent with the provision of this part shall to extent of such inconsistent be void। void कर दिए जाएंगे अगर जो भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए आर्टिकल 14 में लिखा है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब अगर कोई कानून है जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ के अगेंस्ट आता है तो फंडामेंटल राइट्स के लिए उस कानून में बदलाव किए जाएंगे। कोई कानून है अनटचेबिलिटी को लेकर के, छुआछूत को लेकर के। अब भारत में अगर छुआछूत कहीं पर भी चल रही है तो उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा और इसके लिए क्या होगा? अनटचेबिलिटी निवारण, अस्पष्टता निवारण अधिनियम के द्वारा लॉ बनेगा और अस्पष्टता को, अनटचेबिलिटी को समाप्त किया जाएगा। यानी आर्टिकल नंबर 13 एक कॉन्सेप्ट देता है कि इस देश में जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन से फंडामेंटल राइट्स की शक्ति इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि जो भी इससे टकराएगा, यानी मौलिक अधिकार से के विरोध में जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, वो वायड हो जाएगा।
उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल नंबर 12 डिफिनीशन ऑफ द स्टेट, आर्टिकल नंबर 13 कि मूल अधिकारों के अगेंस्ट में जितने भी असंगत या उनका मूल अधिकारों को छोटा करता है, कोई अधिकार ये मूल अधिकार से टकराता है, मूल अधिकार के अगेंस्ट आता है, मूल अधिकार को छोटा कर देता है, अगर वो छोटा भी कर रहा है तो भी क्या रहेगा, वो शून्य की तरफ जाएगा, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उम्मीद है आर्टिकल नंबर 12 और 13 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14 की। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता का अधिकार। इस पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समानता। यानी क्या है, सिंपल बात में कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे, पहला, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधियों का समान संरक्षण। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, इक्वलिटी फॉर द लॉ, पहले हम इसको समझते हैं। कानून के सामने सभी बराबर हैं, ये सिंपल है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये क्या कहा गया, भारत में जितने भी भारत के नागरिक हैं उनके लिए कानून में सब बराबर हैं, कानून के सामने कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं। ये हो गया इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इसे बैरक से डिस्कस करके पढ़ाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसे बैरक से नहीं कर रहा हूं, बैरक बेस करके आर्टिकल 14 डिस्कस कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी बराबर है, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं जो समझाया जाए। अगला जो पेज फंसता है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधियों का समान संरक्षण। अब कह रहे हैं विधियों का समान संरक्षण हम कैसे करेंगे, तो इसको कहते हैं समानों में समान विधि। इसको ये एक्सप्लेन किया गया, एंड असमानों में असमान विधि। समानों में समान, इक्वल्स विद इक्वल्स लॉ, अनइक्वल्स विद अनइक्वल्स लॉ। समानों में समान क्या होगा, असमानों में असमान क्या होगा, बस पेज फंस गया, जान निकल गई। ज्यादातर टीचर्स, सॉरी टू से दैट, बट इक्वलिटी फॉर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जितने पास मेरे पास बच्चे आते हैं कहीं से पढ़ करके, उनको क्लियर नहीं होता। वो सिर्फ ये लाइन जानते हैं समानों में समान और असमानों में असमान। इसको कैसे अप्लाई किया, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई होता है समानों में समान और असमानों में असमान, ये नहीं पता। तो हम लोग क्या जानने का प्रयास करेंगे कि समानों में समान और असमानों में असमान होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद आपने ये लिख लिया होगा, आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, विधि के समक्ष समानता, लॉ में सभी को समान होगा, एक आदर्श स्थिति, लेकिन विधियों का समान संरक्षण। लेकिन विधियों का क्या करेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन करेंगे। कैसे, समानों में समान विधि लगाएंगे, लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन है। अगर कोई असमान है, अनइक्वल्स में अनइक्वल विधि लगेगी। अब इक्वल्स अगेंस्ट इक्वल्स, इक्वल्स क्या होता है, समानों में समान क्या होगा, अनइक्वल्स अनइक्वल्स क्या होते हैं, इसको समझते हैं। असमानों में असमान और समानों में समान होता क्या है।
क्या है? असमानों में असमान और समानों में समान का क्या मतलब है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इसमें हमने क्या बताया? असमानों में असमान और समानों में समान, समानों में समान, असमानों में असमान। अब क्या मतलब हुआ? अब आप एक ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 3। यदि अब एक ब्लॉक रखते हैं 8 ईयर से नहीं 0 to 7 ईयर्स, एक में 8 to 13 ईयर, एक में 18 से 100 ईयर। क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वालिटी फॉर द लॉ, लॉ के सामने सभी बराबर है। बट लॉ एक बहुत ही फ्लेक्सिबल चीज है, उसको लागू कैसे करेंगे? सब बराबर है, एक मर्डर हुआ सबको सजा मौत मिलेगी, एक मर्डर हुआ सबको माफी मिलेगी, एक मर्डर हुआ सबको 10 साल की सजा मिलेगी, एक मर्डर हुआ सबको 2 साल की सजा मिलेगी। समान लॉ लागू ही नहीं हो सकता, तो समानों में समान लॉ लागू करेंगे और असमानों में असमान लॉ लागू करेंगे। यानी क्या हुआ? मान लीजिए इसमें किसी बच्चे ने कोई अपराध क्राइम किया, इसमें मर्डर को ही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये तीनों अलग अलग अनइक्वल्स हैं, इसके अंदर ये इक्वल है, इन दोनों में तुलना करें तो अनइक्वल्स है। 0 to 7 इक्वल समानों में समान हो गया और 1 और 2 में असमानों में असमान हो गया। क्या करो? फिर से समझना गौर से, समानों में समान यानी इसके अंदर जो भी लागू होगा नियम वो एक जैसा होगा। फिर ये नंबर दो, ये अपने आप में 18 से 13 वर्ष के ईयर के लोग हैं, इसमें एक जैसा कानून लागू होगा। फिर 18 से 100 वर्ष के लोग मान लीजिए, इसमें एक जैसा कानून होगा। ये समानों में समान हो गया। लेकिन 1, 2 और 3 दे आर नॉट, ये और ये समान नहीं है, ये अलग अलग ब्लॉक से अलग अलग एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं। तो समानों में समान एक कानून, असमानों में असमान, इसमें और इसमें एक कानून लागू नहीं होगा। यही इक्वलिटी बिफोर द लॉ को लागू किया जा सकता है। मान लीजिए कि मर्डर का अपराध हुआ, 0 से 7 वर्ष के उम्र में एक बच्चा मर्डर करता है, एक 8 से 13 वर्ष में भी मर्डर करता है, एक मर्डर 13 वर्ष से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र का बच्चा मर्डर करता है। अगर ये तीनों मर्डर की प्रक्रियाएं चल रही हैं, एक ही मर्डर 3 केस में मर्डर होते हैं, तो जो ये इस ईयर में कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा और कोई सजा नहीं, कोई सजा का प्रावधान नहीं। यानी माना जाता है भारत में 0 से 7 वर्ष, बच्चा पैदा से लेकर 7 वर्ष की उम्र तक अगर वो कोई 2 के मर्डर हो जाता है तो माना था वो इनोसेंट होता है, उसे पता ही नहीं होता। तो 7 वर्ष तक जो भी बच्चा अपराध करता है, ये कोई हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 6 साल का हो, चाहे 7 साल का, एक ब्लॉक हुआ समानों में समान। तो चाहे 1 साल का बच्चा अपराध करे और चाहे 7 साल का बच्चा अपराध करे, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। ये होगा समानों में समान, इक्वल प्रोटेक्शन द लॉ हो गया। लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन कर रहे हैं 0 से 7 ईयर में, समानों में समान कर रहे हैं। दूसरा, 8 से 13 वर्ष का बच्चा मर्डर करता है तो उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, चाहे 8 साल का हो, चाहे 8.5 साल का हो, चाहे 9 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 13 साल का हो, वो बाल सुधार गृह में जाएगा। इवन 18 साल हमने इसलिए नहीं लिखा, बहुत जगहों पर हीनस क्राइम में 18 साल के बच्चों को या 16 से 18 साल के उम्र के बच्चों को दूसरी तरह की सजा दी जाती है। इसको आप 16 साल भी कह सकते हैं, लेकिन 16 से 18 के बीच में जो सजा है हीनस क्राइम में बदल जाते हैं, फिर बाल सुधार गृह की जगह उन्हें सजा दी जाती है। फिर हम बात करते हैं 18 से 100 साल तक या जितने साल तक आप जिंदा रहते हैं उसमें, या मतलब बुढ़ापे में भी सजा प्रॉपर मिलती है। एक तीसरा ब्लॉक बनाते हैं। अब कहते हैं कि इसमें जो मर्डर करेगा वो 10 साल की सजा भी पा सकता है, या जो सजा फिक्स मिलेगा, लेकिन वो बाल सुधार गृह में नहीं भेजा जाएगा। मर्डर एक ही है, 3 अलग अलग ब्लॉक्स में सजा का प्रावधान अलग अलग है। 0 से 7 ईयर में
कोई सजा नहीं है। 8 to 16 ईयर में सजा है और 18 to 100 ईयर में दूसरी सजा है। तो क्या कह रहे हैं? इक्वलिटी फॉर द लॉ, लॉ में सभी बराबर हैं। अगर कोई अपराध करेगा उसे दंड मिलेगा, बराबर से मिलेगा। लेकिन अब इक्वल प्रोटेक्शन तो लॉ, लेकिन उसके लिए लॉ को इक्वल तरीके से लागू किया जाएगा, समानों में समान लागू किया जाएगा और असमानों में असमान नियम लागू होगा। यानी अगर मान लीजिए समान है कोई व्यक्ति 0 से 7 ईयर में, तो उसे एक सजा होगी, 8 से 16 में दूसरी सजा होगी और 18 के ऊपर दूसरी सजा होगी। लेकिन इनमें सजा अलग होगी, असमानों में असमान है, इसकी सजा अलग, इसकी सजा, तो असमानों में असमान और समानों में इसके अंदर सजा समान। इसमें एक उदाहरण भी है, जैसे कि यही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ में लॉ को इक्वल तरीके से लागू करने के लिए ये माना गया कि जैसे भारत का जो अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्रपति है, राज्य का जो गवर्नर है, एम्बेसी का जो राजदूत है, ये लोग विशेष अधिकार प्राप्त लोग हैं। ये असमानों में असमान की कैटेगरी में आते हैं, या ये कहिए स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जिससे किसी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होता है। तो इनको समान की तरह, इक्वल्स की तरह नहीं लिया जाएगा कि इक्वलिटी फॉर द लॉ। राष्ट्रपति उससे बाहर है, राष्ट्रपति पद के रूप में बाहर, राष्ट्रपति को नहीं लिया जा सकता। राष्ट्रपति में बैठे पद में लिया जा सकता है, उसे राष्ट्रपति के पद से बाहर निकाला जाएगा। उम्मीद है बच्चों आर्टिकल नंबर 14 कुछ आपको समझ में आया होगा। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल नंबर 14 कहता है। चलिए समझ में आ गई बात आपको। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। अब आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद का प्रतिषेध। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आगे भाषा में मैं पढ़ के भी सुना देता हूं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, रेस और बर्थ प्लेस। यानी राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। आप इसमें ओनली या केवल, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली, ओनली पर जोर देना है, केवल। यानी ये जो 5 ग्राउंड है, धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसके सिवाय अगर कोई है, ओनली इनके आधार पर केवल भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई नया ग्राउंड बनता है तो राज्य विभेद कर सकता है। इस ओनली पर ध्यान देना, इसीलिए वर्ड बाय वर्ड में बैरियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कि किसी नागरिक के विरुद्ध केवल ये जो 5-6 चीजें गिनाई गई हैं, इनके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेशन करना है तो अगर कोई नया आधार है तो उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। इज इट क्लियर? क्लियर। अच्छा, अब आता है आर्टिकल नंबर 12 सब क्लास 2 क्या कहता है? कोई नागरिक, फिर आया ओनली, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर, आर्टिकल नंबर 2, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम thus be subject to any
डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू, पहला दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश का निषेध। यानी क्या कर रहे हैं कि कोई जो पब्लिक शॉप्स हैं, कोई पब्लिक प्लेस है, कोई भोजन होटल है, कोई भी पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह है यानी थिएटर वगैरह है, उनमें कोई भी व्यक्ति को इस आधार पर नहीं रोका जाएगा। कौन कौन सा अधिकार? आधार केवल धर्म के आधार पर कि आप मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, आप इस होटल में नहीं जा सकते या इस मंदिर में नहीं जा सकते, इस दुकान में नहीं जा सकते। केवल धर्म, मूल वंश, किस वंश के हैं उसके आधार पर, किस जाति के हैं, आप मेल हैं, फीमेल, केवल जेंडर हैं, जन्म स्थान है, कहाँ पैदा हुए हैं, और इस आधार पर आपको याद होगा केरल का वो एक मंदिर का केस था जिसमें महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती थी, तो आर्टिकल नंबर 15 सब क्लास 2 के आधार पर लोग सर्वोच्च न्यायालय गए। मैं उस मंदिर का नाम भूल रहा हूँ, आपको याद हो तो नीचे जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो जो वो जगह है, प्लेस है, वहाँ पर महिलाओं का सबरीमाला, शिरडी आश्रम, शनि सिग्नापुर, शिरडी आश्रम में शनि सिग्नापुर, यहाँ पर महिलाओं का मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश मना था, लेकिन आर्टिकल नंबर 15 सब क्लास 2 कहता है, क्या कहता है कि जेंडर के आधार पर प्रवेश मना नहीं है। जन्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जेंडर के आधार पर, सेक्स के आधार पर यानी बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर किसी के साथ सार्वजनिक जगहों पर जाना मना नहीं है। तो 15 सब क्लास 2 के अनुसार चाहे सबरीमाला मंदिर में हो, चाहे शनि सिग्नापुर में हो, और चाहे जो वो समुद्र के किनारे हाजिरी दरगाह क्यों ना हो, चाहे दरगाह हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, जेंडर के आधार पर कोई भी भेद, बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पर कोई भी भेद, धर्म के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जा सकता। कैसी जगहों पर? जो पब्लिक कैरेक्टर, यानी अगर आपने मंदिर अपने घर में बना लिया, घर आपका बंगला है 2 बीघे का, मान लीजिए ये जहाँ मेरा इंस्टीट्यूट है ये 5 बीघे का बंगला है, हमारा लैंड और 5 बीघे बंगले में रहता है, उसमें एक हिस्सा उन्होंने प्रोफेशनल कर दिया है, कमर्शियल कर दिया है। उस बंगले के अंदर वो मान लीजिए कि वो एक मंदिर बना लेते हैं, उनके मंदिर बना भी है उनके घर में। अब अगर आदमी कहे कि मंदिर है तो हम जरूर आएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, तो वो तो रात में 12 बजे आदमी पहुंच जाए, सुबह 5 बजे पहुंच जाए, उनकी प्राइवेसी नष्ट होगी। तो मंदिर आपका अगर पब्लिक कैरेक्टर का है, आपने सार्वजनिक स्थान पर बनाया है या अपने स्थान पर बनाते हुए इसे पब्लिक कैरेक्टर का कर दिया है, पर्सनल यूज के लिए नहीं किया है, तो वहां पर आपको प्रवेश से किसी को नहीं रोक सकते। आपने कोई होटल बनाया है, आप प्रवेश से नहीं रोक सकते। आपने कोई थिएटर खोला है तो आप ये नहीं कहेंगे आप ईसाई है तो नहीं देख सकते, आप दलित है तो नहीं देख सकते, आप इस जगह पैदा हुए तो नहीं देख सकते, आप इस धर्म में पैदा हुए तो आप थिएटर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 15 सब क्लास 2 इस बात की मना करता है। यानी आर्टिकल नंबर 15 सब क्लास 1 क्या कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, लेकिन इसके सिवाय अगर कोई नया आधार बनता है राज्य विभेद कर सकता है। आर्टिकल नंबर 15 सब क्लास 2 कहता है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश का निषेध नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 15 सब क्लास 2B क्या कहता है? पूर्णतः या भागता, कंप्लीटली या the use of wells, tanks, bathing, ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partially out of the state funds, wholly or partially, कंप्लीट रूप से या थोड़े रूप से भी अगर राज्य उसमें धन लगाता है किन चीजों पर? पूर्णतः, होली या पार्शली, भागता, अंशतः राज्य निधि से, राज्य के जो स्टेट का, राज्य का या राज्य सरकारों का जो पैसा लगा है, राज्य के जिसे कहते हैं कोषागार से, तो कोषागार से, राज्य निधि से कोई भी पैसा लगा है पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित, आम आदमी के लिए कोई अगर कुआं बनाया गया है जिसमें राज्य का पैसा लगा है, तालाबों जिसमें राज्य का पैसा लगा, जो तालाब बना हुआ है, स्नान घाटों, ऐसी जगह जो स्नान घाट जहाँ हम नहाते हैं उसमें राज्य का पैसा लगा है, कोई नदी है उसमें घाट बना है उसमें राज्य का पैसा लगा है, तथा सड़कों जो रोड्स हैं जिसमें राज्य का पैसा लगा है, तथा सार्वजनिक समागम के स्थानों पर, कोई भी ऐसी जगह जहाँ कोई व्यक्ति आ जा रहा है वहाँ पर कोई भी रोक नहीं होगी
केवल किस आधार पर? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। और इन आधारों पर कोई भी कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क या सार्वजनिक प्लेस, पब्लिक प्लेस जिसमें राज्य का पूरा पैसा लगा है या राज्य का पार्शली पैसा लगा है, कंप्लीट होल खर्चा राज्य ने किया है या उसमें पार्शल पैसा राज्य का लगा है और कुछ पैसा पब्लिक लोगों का लगा है, तो भी इन 5-6 आधारों के आधार पर किसी व्यक्ति को तालाबों में, स्नान घाटों पर, कुओं पर जाने से रोक नहीं सकता है। अब हम बात करें कि पार्टिकल नंबर 15 में फंडामेंटल राइट क्यों रखा गया कि हम कुआं जाना फंडामेंटल राइट है, तालाबों में जाना फंडामेंटल राइट है, स्नान घाट में जाना फंडामेंटल राइट है, सड़कों में जाना फंडामेंटल राइट है। मेरे इंस्टीट्यूट के पीछे माल रोड है, थोड़ी दूर सिविल लाइन से अपना इंस्टीट्यूट है, ग्रीन पार्क के पास में, या डेवी डिग्री कॉलेज, डेवी इंटर कॉलेज बिल्कुल पास में, या एसएसपी ऑफिस जो कानपुर उसी के बगल में अपना इंस्टीट्यूट है। तो वहां से थोड़ी दूर पर माल रोड है। माल रोड में अंग्रेजों के जमाने के समय में कोई भी भारतीय जल्दी प्रवेश नहीं कर पाता था, फिक्स समय में तो बिल्कुल नहीं कर पाता था। अगर कोई भारतीय धोखे से भी वहां पहुंच जाए तो पूरी माल रोड को लेट करके पार करना पड़ता था, थूक के चाटते हुए कि तुम इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ऐसे बहुत जगह हैं जहां दलितों को, ओबीसीज को भी इवन देन जो पब्लिक कैरेक्टर के ही सही कुआं है, तालाब है, तो उसमें अगर कोई सवर्ण नहा रहा है, पंडित जी नहा रहा है, हमारे जैसे लोग, हमारे पुरखे, तो कोई भी दलित तो उसमें चढ़ ही नहीं सकता। तो मनुष्य के नैसर्गिक विकास में सबसे बड़ी अवरोध है कि ना वो दलित मंदिर जा सकता है, ना वो सार्वजनिक जगहों पर जा सकता है, ना वो कुओं में जा सकता है, ना तालाबों में जा सकता है, ना वो दुकानों में जा सकता है, ना भोजनालय होटलों में जा सकता है, मना कर दिया जाता था। तो आर्टिकल नंबर 15 सब क्लास 2 में हमने डाल दिया फंडामेंटल राइट कि अब देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, जात के आधार पर कोई व्यक्ति कुआं में नहीं चढ़ेगा कि इस जात का तो चढ़ेगा, इस जात का तो नहीं चढ़ेगा। जेंडर के आधार पर उसको कहीं पर आने जाने का अवरोध या रोक नहीं रहेगी, ये कह दिया गया है कि किसी भी दुकानों पर, पब्लिक कैरेक्टर की जो सार्वजनिक दुकानें हैं उन पर जहां सबके लिए सामान मिलता है, उन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। आप सोचो कि अगर किसी राष्ट्र को मजबूत राष्ट्र बनना है तो उस देश की 50% पॉपुलेशन को आप आम जगहों पे जाने से रोकेंगे तो राष्ट्र कैसे एक मजबूत राष्ट्र की तरफ निकल कर आएगा? वो मजबूत राष्ट्र बन ही नहीं सकता है। ये इसलिए अगर राष्ट्र को मजबूत राष्ट्र में बनाना है, कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा? मनुष्य को मनुष्यत्व के लेवल तक लेकर जाना होगा। मनुष्य को ऐसे अधिकार देने होंगे जो उसके नैसर्गिक विकास को आगे बढ़ाए, जो उसकी प्रगति को आगे बढ़ाए, जो उसे मनुष्य के रूप में पहले स्थापित करे, ना कि दलित, ओबीसी, जनरल और मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, पारसी, महिला, पुरुष, इस स्थान पर पैदा हुए, इस स्थान पर नहीं पैदा हुए, इसको लेकर के कोई विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन केवल इसको लेकर के विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक? यानी आर्टिकल नंबर 15 ये बात कहता है। आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 3 क्या कहता है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उत्पन्न करने से नहीं रोकेगा, इसीलिए कह दिया गया। लेकिन अगर आर्टिकल में 15 सब क्लॉज 3 में कि अगर महिलाओं के लिए विशेष कोई व्यवस्था करनी है, बालकों के लिए कोई विशेष क्लॉज लाना है, तो ये जो आर्टिकल नंबर 15 1 और 2 का सहारा नहीं लिया जा सकता। महिलाओं के लिए और बालकों के लिए विशेष नियम बनाए जा सकते हैं, इसका अपवाद है, ये लिख दिया गया। यानी अभी आर्टिकल नंबर 15 1 और 2 जो पढ़ के आए हैं, इसमें कहा गया किसी तरह का विभेद नहीं किया जा सकता जेंडर के आधार पर भी। लेकिन एक बात और लिख दी गई कि महिलाओं के लिए और बालकों के लिए अगर विशेष कोई व्यवस्था, विशेष कोई कानून लेकर के आना है तो वो किया जा सकता है। इज इट क्लियर? ओके, अब कहते हैं आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 4 करें। इस अनुच्छेद के या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्हीं वर्गों की उन्नति या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। यानी 15 सब क्लॉज 4 क्या कहता है? कहता है कि अगर एससी और एसटीज के लिए, उनके लिए कोई विशेष कानून बनाना है तो विशेष कानून के लिए भी रोका नहीं जा सकता है। जैसे अंडमान निकोबार में एक जनजाति है, एक प्रजाति, साथ उसे मौरी कहते हैं। उनकी स्त्रियां या पुरुष कोई भी शरीर के ऊपरी हिस्से पर वस्त्र नहीं पहनते, महिलाएं भी नहीं पहनती।
तो यहाँ से जो लोग कुछ दुष्ट प्रकट किए जाते थे, जो उनकी कल्चर का मजाक उड़ाते थे, उनके वीडियोस बनाते थे, उनको भारत सरकार ने आर्टिकल नंबर 15 सब क्लास 4 को देखते हुए मना कर दिया, रोक दिया कि आप पर्टिकुलर स्पेस में नहीं जा सकते हैं। जबकि आर्टिकल नंबर 19 में क्या दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ओके, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 15 सब क्लास 5। करें इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 खंड 1 के उपबंध में कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकी। SC/ST के लिए उनकी प्रोग्रेस करने के लिए कोई कानून बनाना है तो कानून बनाने से नहीं रोका जा सकता है, यह आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 5 कहता है। आते 15 सब क्लॉज 6 में कह रहे हैं आर्टिकल नंबर 15 सब क्लॉज 6, इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है। जो 5 प्रमुख आर्टिकल नंबर 15 1 2 3 4 5 ये मैंने पांचों अनुच्छेद आपको स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो आज हमने एक लेक्चर में आर्टिकल नंबर 12 को जाना, आर्टिकल नंबर 13 को जाना, आर्टिकल नंबर 14 को जाना और आर्टिकल नंबर 15 को भी जाना। यानी 12, 13, 14, 15 हमने 40 से 50 मिनट के एक लेक्चर में, बस इतना ही मुझे लगता है इतना पर्याप्त था आपके लिए एक लेक्चर में चीज़ों को सीखने के लिए। आप अगर 4 अनुच्छेद को जान जाते हैं, उसमें कमांड कर लेते हैं, तो आपकी और हमारी, हम दोनों की मेहनत इसमें चरितार्थ होगी, प्रोग्रेस की तरफ जाए। बच्चों, आज हमने इन चारों अनुच्छेदों को लेकर के परिचर्चा की है। अब आगे आर्टिकल नंबर 16 से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेसन में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लेक्चर यही समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार।